गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कृषि विज्ञान के अंतर्गत इकाई 1 मृदा गठन या मृदा कड़ाकार के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए जानें मृदा गठन या मृदा कड़ाकार क्या है। हम जानते हैं कि मृदा चट्टानों एवं खनिजों के टूटने से विभिन्न आकार के कणों से बनी है। विभिन्न आकार के कणों को भिन्न भिन्न नाम दिया गया है, जैसे बालू, सिल्ट और मृत्तिका। मृदा में इन तीनों प्रकार के कणों का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। विभिन्न मृदा वर्ग में कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन या मृदा कड़ाकार कहते हैं। मृदा कण और इनके आकार। तो मृदा कण में जैसे नंबर 1 मोटी बालू। तो मोटी बालू का आकार 82 मिलीमीटर में 2.0 से 0.2 होता है। इसी तरह मृदा कण बालू बारीक बालू। नंबर 2 बारीक बालू, इसका आकार होता है 0.2 से 0.02। नंबर 3 सिल्ट। सिल्ट का आकार 0.02 से 0.002 होता है। नंबर 4 मृत्तिका। मृत्तिका का आकार 0.002 मिलीमीटर से कम। अब हम मृदा गठन के आधार पर मृदा का विभाजन के विषय में जानेंगे। सामान्यतः गठन के आधार पर मृदा को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम 4 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम मिट्टी का नाम, ब्रैकेट में हम इसे गठन वर्ग लिखकर समझ सकते हैं। मिट्टी का नाम यानी गठन वर्ग। जैसे मिट्टी का नाम है बलुई, बलुई दोमट, दोमट, सिल्टी, चिकनी मिट्टी। तो नंबर 1 है बलुई। तो बलुई मिट्टी में बालू 80 से 100%। कितना होता है? बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा कितनी होती है? 80 से 100%। सिल्ट की मात्रा 0 से 20% और मृत्तिका की मात्रा 0 से 20 तक, यानी ये मृत्तिका की मात्रा 0 से 20 तक होती है। इसी तरह दूसरा है बलुई दोमट। बलुई दोमट में बालू की मात्रा 50 से 80%, सिल्ट की मात्रा 0 से 50% और मृत्तिका की मात्रा 0 से 20%। नंबर 3 दोमट। दोमट में बालू की मात्रा 30 से 50% होती है, सिल्ट की मात्रा 30 से 50% और मृत्तिका की मात्रा 0 से 20%। इसी तरह नंबर 4 है सिल्टी। सिल्टी में बालू 0 से 20%, सिल्ट 50 से 70% और मृत्तिका 30 से 50% होता है। नंबर 5 चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में बालू की मात्रा 0 से 50%, सिल्ट 0 से 50% और मृत्तिका की मात्रा
30 से 100% होती है। आगे देखिए, मृदा गठन का मृदा उर्वरता से संबंध। तो नंबर 1 इसमें है, मृदा गठन उर्वरा शक्ति को स्थिर रखता है और फसलों के पोषण में सहयोग करता है। नंबर 2, जिस मृदा के कण आकार में बड़े होते हैं वह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। नंबर 3, हल्की मृदा गठन की दृष्टि से अच्छी नहीं मानी जाती है। यदि उसमें भारी मृदा मिला दी जाए तो वह कृषि योग्य हो जाती है। नंबर 4, अच्छे गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार की मृदा में नमी एवं वायु संचार उचित मात्रा में बना रहता है। नंबर 5, समुचित गठन वाली मृदा सूर्य के प्रकाश को सोखने की शक्ति रखती है और यह पादप वृद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। नंबर 6, अच्छी गठन वाली मृदा में जीवाणु यानी बैक्टीरिया एवं अन्य सूक्ष्म जीव सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका, इसमें देखिए, मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न स्तरों से होती हुई पैतृक पदार्थ तक खड़ी यानी ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। फिर से देखिए, मृदा की ऊपरी परत से विभिन्न स्तरों से होती हुई पैतृक पदार्थ तक खड़ी अर्थात ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इससे मृदा के निर्माण काल, निर्माण की शक्तियाँ तथा अपर्दन का बोध होता है। पुरानी मृदाओं की परिच्छेदिका गहरी तथा नवीन निर्मित मृदाओं की परिच्छेदिका उथली होती है। अब देखिए, ऊसर क्या है। ऊसर क्या है इसके विषय में देखिए, सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि ऊसर होती है। किसकी उपस्थिति के कारण भूमि ऊसर होती है? सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। खेत में ऊसर भूमि छोटे या बड़े पैच के रूप में होती है और वहाँ सफ़ेद नमक या चूना सा फैला रहता है। कहीं कहीं एक विशेष प्रकार की घास दिखाई देती है जिसे ऊसर घास कहते हैं। यह घास अन्य स्थानों पर नहीं पाई जाती है। इस भूमि में पेड़ पौधे या फसलें नहीं उगती। इस भूमि पर खेती नहीं होती है। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे ऊसर, रेह, रेहस, रेहाला तथा कल्लर आदि। ऊसर की समस्या। ऊसर की समस्या में देखिए, भारत में ऊसर भूमि 70 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर है। यानी पूरे भारत में ऊसर भूमि 70 लाख हेक्टेयर और केवल उत्तर प्रदेश में 13 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि है।
जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन खेती योग्य भूमि घटती जा रही है। बढ़ी हुई आबादी के लिए भोजन जुटाने के लिए ऊसर जमीन को खेती योग्य बनाना जरूरी है। हमारे प्रदेश की सारी ऊसर भूमि यदि ठीक हो जाए तो प्रति वर्ष 6,90,00,000 टन खाद्यान्न अधिक पैदा होने लगेगा और हमारी आवश्यकता के लिए पर्याप्त होगा। उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में ऊसर भूमि पाई जाती है, लेकिन इनमें 17 ऐसे जिले हैं जहां ऊसर क्षेत्र अधिक है। ये जिले हैं बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर और आजमगढ़। ऊसर भूमि का प्रभाव देखिए, ऊसर भूमि का प्रभाव क्या है। ऊसर भूमि के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे नंबर वाइज देखिए, जैसे नंबर 1, जहां ऊसर क्षेत्र होता है वहां मकानों के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं और यह ईंटें धीरे धीरे गलने लगता है। नंबर 2, ऊसर वाले गांवों में कच्ची या पक्की सड़कें सभी टूटी उखड़ी हुई एवं ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती हैं। नंबर 3, वर्षा होने पर यह मिट्टी साबुन की तरह फिसलने लगती है, जिस पर चलना मुश्किल होता है। नंबर 4, ऊसर भूमि कड़ी होती है जो पानी नहीं सोखती, जिससे बाढ़ आती है, जमीन पर कटाव होता है और नाले बन जाते हैं। नंबर 5, ऊसर में उगने वाली घास हानिकारक होती है। नंबर 6, ऊसर भूमि में केंचुआ आदि नहीं देखा होगा। ऊसरीलेपन के कारण इसमें लाभदायक जीवाणुओं की कमी होती है, जिसके कारण पोषक तत्व कम हो जाते हैं। नंबर 7, ऊसर भूमि में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट की उपस्थिति फसलों एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। इस कारण बीजों का जमाव एवं पौधों की वृद्धि यथोचित नहीं होती हैं। अर्थात बीजों का जमाव और पौधों की वृद्धि सही तरीके से नहीं हो पाती है। नंबर 8, ऊसर भूमि पर्यावरण को प्रदूषित करती है। नंबर 9, ऊसर मिट्टी बहकर अच्छे खेतों को भी खराब कर देती है। ऐसी भूमि जिसमें लवणों यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जिसमें लवणों जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। ऊसर भूमि बनने के कारण क्या कारण है? देखिए,
हम जानते हैं कि खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, हवा और पानी आपस में मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। मृदा में लगभग आधा भाग खनिज पदार्थ होता है। इन खनिज पदार्थों में जिस भी पदार्थ की अधिकता होगी, मृदा में उसी प्रकार के गुण पाए जाएंगे। ऊसर भूमि बनने में खनिज पदार्थ, कम वर्षा, अधिक तापमान जैसे प्राकृतिक कारण सहायक होते हैं। कभी कभी अधिक जल भराव के कारण मिट्टी में निचली सतह के लवण घुलकर ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण भूमि ऊसर बन जाती है। तो ऊसर भूमि बनने का पहला कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत नंबर वाइज देखिए। नंबर 1, वर्षा की कमी। ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है, मृदा में उपस्थित घुलनशील लवण और क्षार पानी के साथ बहकर नष्ट नहीं होते और मिट्टी की ऊपरी सतह पर एकत्र हो जाते हैं, जिससे भूमि ऊसर हो जाती है। नंबर 2, अधिक तापमान। अधिक तापक्रम वाले क्षेत्रों में मृदा की ऊपरी सतह की नमी बराबर नष्ट होती रहती है। गैसीय प्रभाव के कारण भूमि की निचली सतह के लवण और क्षार मृदा घोल के साथ मिट्टी की ऊपरी सतह पर इकट्ठा होने लगते हैं। ये लवण और क्षार भूमि को ऊसर बना देते हैं। नंबर 3, मिट्टी का निर्माण क्षारीय एवं लवण युक्त चट्टानों से होना। यदि मिट्टी के निर्माण में क्षारीय या लवणीय खनिजों की अधिकता होती है तो वह भूमि ऊसर हो जाती है। नंबर 4, भूमिगत जल स्तर का ऊंचा होना। ऐसी भूमि जहां भूजल स्तर मृदा के ऊपरी सतह से 2 मीटर या इससे कम होता है, वहां लवण धीरे धीरे मृदा की ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं और भूमि ऊसर हो जाती है। नंबर 5, भूमि के नीचे कड़ी परत का होना। मृदा के नीचे जब कड़ी अथवा मजबूत कंकरीली परत होती है तो धरातल का जल नीचे नहीं जा पाता है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले लवण और क्षारों का रिसाव नहीं होता है और वे सतह पर एकत्र होकर भूमि को ऊसर बना देते हैं। नंबर 6, लगातार बाढ़ और सूखे की स्थिति। यदि किसी स्थान पर लगातार बाढ़ और सूखे का क्रम चलता रहता है तो वहाँ की भूमि भी ऊसर हो जाती है। बाढ़ आने से नीचे के लवण और क्षार ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और सूखा होने पर वे मृदा के ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं, जिससे भूमि ऊसर हो जाती है। आगे कल पढ़ाएंगे बच्चों, इसको दोहरा लीजिए और घर से भी पढ़कर आइएगा। धन्यवाद।